सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 19 दिसंबर। और आज हम सभी 19 दिसंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार हम लोग 18 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका भी 105वां जो पूर्ण सदस्य देश है, ये कौन सा बना था? तो मोल्दोवा देश। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो कि अभी देश की पहली योग्य नीति शुरू करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है उत्तराखंड। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के बारे में बताया था मैंने आपको, जो कि हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी कौन सा ऐसा देश है जो कि मार्च 2025 से भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति देने वाला है? तो ये देने वाला साथी रूस। किस देश ने भी डार्क ईगल नामक जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका भी सफल परीक्षण किया है? तो अमेरिका ने। एडमिरल कप 2024 के बारे में बताया था मैंने आपको, जिसका संबंध बोट रेसिंग से है। और ये भी किस देश की टीम ने जीता है? तो ये जीता साथी रूस ने। मिसेज यूनिवर्स कोलोराडो 2025 का भी जो किताब है, ये किसने जीता था? तो ये भारतीय मूल के हैं, नाम है इनका ललिता चेरुकुमुदी। कौन सा ऐसा देश है जो कि नवंबर 2025 में विश्व जो मुक्केबाजी कप फाइनल है, इसकी मेजबानी करने जा रहा है? तो अपना प्यारा भारत ही। भारत का पहला एयर कार्गो जो हब है, यह भी कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन 10वां मैंने आपको पढ़ाया था कि 10वां जो अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव है, ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर। आई होप साथियों आपको 18 दिसंबर के सारे के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि 2025 में होने वाले जो 38वें राष्ट्रीय खेल है, इनका शुभंकर क्या है? तो अभी साथियों उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, नाम है जिनका पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने भी 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन और शुभंकर का अनावरण कर दिया है। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर है, ये मौली है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है। और ये जो साथियों मौली है, ये राज पक्षी मोनाल के नाम पर रखा है, इसका नाम मौली। 38वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, और इनका जो आयोजन है उत्तराखंड के अंदर किया जाना है। और आयोजन दोस्तों कब से लेकर कब तक किया जाएगा? तो इनकी शुरुआत तो होगी 28 जनवरी को, और जबकि समापन कब होगा? तो 14 फरवरी को। खेलों के लिए टैगलाइन क्या रहने वाली है? तो संकल्प से शिखर तक, यह 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए टैगलाइन है। अब एक बार दोस्तों आपको बाकी के शुभंकर और रिवीजन करा देता हूँ, जो कि 2024 खेलों के हैं सारे के सारे। हो सकता है आपको एक ना एक शुभंकर इनमें से एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो याद करिए साथियों, इससे पहले वाले जो 37वें राष्ट्रीय खेल थे, जो कि कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो गोवा के अंदर। इसका शुभंकर क्या था? तो मोगा। खेलो इंडिया युवा गेम की बात करें 2024 वाले के, तो खेलो इंडिया साथ जो युवा गेम है 2024 वाले, जो कि तमिलनाडु के 4 शहरों के अंदर आयोजित किए गए थे, चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर के अंदर। और इनका शुभंकर क्या था? तो वीर मंगाई। खेलो इंडिया विंटर गेम की बात करें 2024 वाले की, तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर आयोजित किए गए थे। और इनका साथ ही शुभंकर क्या था? तो एक हिम तेंदुआ था, जिसका नाम क्या था? तो शी, जिसे शी शान भी बोलते हैं। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करें 2024 वाले की, तो इसका जो शुभंकर था यह अष्टलक्ष्मी था। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में विजेता कौन सी यूनिवर्सिटी रही थी? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसने 71 मेडल जीते थे। अब इसी से रिलेट कर कर आप लोग 2025 वाले भी याद रखिएगा, क्योंकि याद करिए मैंने आपको खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 वाले बताए, जिनका आयोजन इस बार कहाँ पर किया जाना है? तो बिहार के अंदर। और खेलो इंडिया विंटर गेम की बात करें 2025 वाले की, तो ये भी लद्दाख के लेह और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के अंदर आयोजित किए जाने हैं। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का साथियों को जो दूसरा क्वेश्चन है, ये अपॉइंटमेंट से संबंधित है। और आप लोगों से पूछ रहा है कि 17 दिसंबर 2024 को
अभी श्रीलंकाई जो संसद है, यहाँ के जो नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है जगत विक्रमारत्ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथियों आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, यही है जगत विक्रमारत्ने, जो कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के सदस्य हैं और ये भी श्रीलंकाई संसद के सर्वसम्मति से नए अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। अच्छा, इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो अशोका सुपमल रानवाला का। बात करते साथ हम लोग श्रीलंका के बारे में। तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देखें श्रीलंका की। ये जो आपको साथियों ऑरेंज कलर से जितना भी हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका श्रीलंका। श्रीलंका की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये श्री जयवर्धनेपुरी कोटे। श्रीलंका में मुद्रा क्या चलती है? तो श्रीलंकाई रूपी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो अनुराग कुमार दिसानायके, जो कि अभी भारत की यात्रा पर आए थे। प्रधानमंत्री यहाँ की कौन है? तो हरिनी अमर सूर्या। और याद करिए साथियों, मैंने को श्रीलंका की अभी 48वीं मुख्य न्यायाधीश बताई थी, जो कि कौन बनी थी? तो मुर्दू फर्नांडे। और यहाँ से रिलेट कर एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, यदि आप लोगों से पूछे कि जो कच्चा तीबू द्वीप है, ये भारत और किस देश के बीच में स्थित है? तो याद रखेंगे भारत और श्रीलंका के बीच में। और कहाँ पर? तो पाक जल संधि में। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का साथ आपको जो तीसरा क्वेश्चन है, ये स्पोर्ट्स से संबंधित है और इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको साथियों पेरिस ओलंपिक के बारे में भी आज कंप्लीटली रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि काफ़ी समय से हमने पेरिस ओलंपिक के बारे में रिवीजन नहीं किया है। तो पहले मुझे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, और खाली वन लाइनर क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग पेरिस ओलंपिक के बारे में आज कंप्लीटली रिवीजन करेंगे। आज का तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी राष्ट्रीय शूटिंग जो चैंपियनशिप है, इसमें 25 मीटर महिला पिस्टल स्पर्धा में जो गोल्ड मेडल है, ये भी किसने जीता है? ये जीता भी रिया सीरीज 13 है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथी रिया सीरीज 13 है, इन्होंने अभी राष्ट्रीय जो शूटिंग चैंपियनशिप है, इसमें 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने साथियों हराया किसको है? तो सिमरनप्रीत कौर बराड़ को। अब बात करते हैं हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। तो पहले हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग पदक विजेताओं के नाम को पढ़ेंगे। तो याद करिए साथियों, इसका जो आयोजन है ये इस बार 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। और इसमें भारत से कुल 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। शुभंकर क्या था इसका? तो फ्रीज, जिसे फ्रीजियन भी बोलते हैं। और उद्घाटन समारोह में यदि आप लोगों से ध्वजभाग पूछे तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और जो टेबल टेनिस खिलाड़ी है नाम इनका अचंता शरद कमल, इसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजभाग थे। जबकि समापन समारोह ध्वजभाग कौन थे? तो भारत के शूटिंग खिलाड़ी मनु भाकर और हॉकी खिलाड़ी पीआर सीरीजेस। अब बात करते हैं हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक विजेताओं के बारे में। तो इस बार साथियों पेरिस ओलंपिक में जो भारतीय खिलाड़ी हैं, इन्होंने कुल 6 पदक जीते हैं। 6 पदक किस किस ने जीते हैं? तो पहला पदक दोस्तों मनु भाकर लेकर आई थी, जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में लेकर आई थी और ये कांस्य पदक था। दूसरा मेडल कौन लेकर आए थे? तो मनु भाकर लेकर ही आई थी। और सरबजोत सिंह के साथ मिलकर जो कि कांस्य पदक ही लेकर आई थी, और ये भी 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में लेकर आई थी। तीसरा पदक कौन लेकर आए थे? स्वप्निल कुसाले, ये भी साथियों कांस्य पदक ही लेकर आए थे 50 मीटर निशानेबाजी स्पर्धा में। चौथा पदक भारतीय हॉकी टीम लेकर आई थी और कांस्य पदक ही था। एक मात्र सिल्वर मेडल लेकर आए थे इसमें नीरज चोपड़ा भाला फेंक स्पर्धा में 89.45 मीटर भाला फेंक का। और छठवा जो पदक है ये अमन सहरावत लेकर आए थे, और ये भी कांस्य पदक ही था, जो कि 57 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती स्पर्धा में लेकर आए थे। अब आज का आप लोग चौथा प्रश्न देखिए। आज का चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से पूछ रहा है कि भी गुजरात के कच्छ में स्थापित जो मरुस्थलीय पर्यटन सर्किट है, इसका नाम क्या है? तो इसे दोस्तों जो नाम दिया है ये कच्छ मरुस्थल सर्किट दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, इन्होंने भी कच्छ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेगिस्तान जो पर्यटन सर्किट है इसके लिए एक योजना का आरंभ किया है। और गुजरात सरकार के द्वारा क्या है कि जो धोरडो है
यहाँ से एक रेगिस्तान पर्यटन सरकार सर्किट स्थापित किया जाएगा। डोरडो की बात करें तो ये साथी डोरडो है, इसे वर्ष 2030 में जो विश्व पर्यटन संगठन है इसके द्वारा बेस्ट टूरिस्ट विलेज की सूची में शामिल किया गया था। और डोरडो को में क्या है कि हर साल रण उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। अब आज का आप लोग 5वां प्रश्न देखिए। आज का साथ आपको जो 5वां प्रश्न है ये आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पे आप लोग स्टार मार्क के कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कभी प्रसिद्ध जो पर्यावरणविद है जिनका नाम है तुलसी घोड़ा, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आप लोगों को ये बताना है कि ये किस नाम से लोकप्रिय थी। तो ये जो साथी तुलसी घोड़ा है इनका अभी 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और ये वन का विश्वकोश नाम से लोकप्रिय थी। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। बात करते साथ हम लोग तुलसी घोड़ा के बारे में। तो तुलसी घोड़ा का जो संबंध है ये कर्नाटक राज्य से है और किस आदिवासी जनजाति से, तो हालाकी जनजाति से। इन्होंने 30,000 से अधिक पौधे लगाए और जबकि साथ इनको भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम पद्मश्री, इससे भी नवाजा जा चुका है 2021 के अंदर। अब ये निधन से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार साथी आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। ये सारे के सारे व्यक्तियों के अभी हाल ही में निधन हुए हैं और ये साथी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है। इन नामों से एक नया क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। याद करिए, सबसे पहले मैंने आपको गांधीवादी सुबना राणाडे का नाम बताया था जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है और इनको पद्म भूषण कब दिया था, 2011 के अंदर। मधुबनी पेंटिंग की प्रख्यात कलाकार गोदावरी दत्त का नाम बताया था, इनको 2019 के तो पद्मश्री दिया गया था। रामनारायण अग्रवाल की बात करें तो इनको अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता था, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध जो शारदा सिन्हा है, ये विशेष रूप से छठ गानों के लिए फेमस थी और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अली अकबर खान के जो शिष्य थे जिनका नाम राजीव तारानाथ, इनका भी हाल ही में निधन हुआ था और ये एक प्रसिद्ध सरोद वादक थे। पंडित रामनारायण की बात करें तो ये साथी सारंगी वादक थे, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। इनको किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था, तो 2005 के अंदर। तबला वादक जाकिर हुसैन का नाम अभी पढ़ाया मैंने आपको, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और इनको साथियों किस किस प्रमुख सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो सबसे पहले तो साथियों इनको पद्मश्री दिया गया था 1988 के अंदर। इसके बाद इनको पद्म भूषण दिया गया था 2002 के अंदर और अभी 2023 के अंदर ही इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था। और रुक्मणी देवी की जो शिष्य थी जिनका नाम है यामिनी कृष्ण मूर्ति, इनका संबंध भरतनाट्यम से है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया था और इनको साथियों तीनों पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। एक तो पद्मश्री जो कि 1968 में मिला था, इनको 2001 के अंदर दिया गया था पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण कब दिया गया था, 2016 के अंदर। जबकि इनको साथियों संगीत नाटक अकादमी से भी नवाजा जा चुका है 1977 के अंदर। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 6वें प्रश्न की ओर। आज का 6वां क्वेश्चन आपका फेस्टिवल से संबंधित है और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 100वां जो तानसेन संगीत समारोह है यह भी मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया था। तो ये साथी 100वां जो तानसेन संगीत समारोह है ये इस बार 15 से लेकर 19 दिसंबर तक अभी मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर आयोजित किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और ये साथ जो 100वां तानसेन संगीत समारोह है इसमें 9 मिनट तक एक साथ सबसे अधिक वाद्य यंत्र बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया है। इस प्रदर्शन में 536 कलाकारों ने भाग लिया था और जिन्होंने साथ 9 अलग अलग वाद्य यंत्र बजाए थे। प्रसिद्ध जो बांसुरी वादक थे इसमें पंडित रोनू मजूमदार, इन्होंने इस प्रदर्शन का समन्वय किया था। जबकि इस प्रदर्शन में तानसेन के द्वारा रचित जो तीनों राग शामिल थे, तीनों राग साथी कौन कौन से थे, तो एक तो मल्हार, दूसरा मियाँ की तोड़ी और तीसरा दरबारी कनार, ये तीनों जो राग हैं इसमें शामिल थे। अब ये फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें। याद करिए, मैंने आपको कल भी सारे के सारे क्वेश्चन रिवीजन कराए थे कि अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव है ये कहाँ पर हुआ था इस बार, तो हरियाणा कुरुक्षेत्र के अंदर। प्रसिद्ध जौल जीबी मेले के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको, ये भी उत्तराखंड के अंदर हुआ था। बाल यात्रा की बात करें तो ये उड़ीसा के अंदर। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव के बारे में बताया था मैंने आपको, ये नई दिल्ली के अंदर किया गया था।
10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव की बात करें, जो कि मैंने को आज भी रिवीजन करा है, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। और 66वां अखिल भारतीय जो कालिदास समारोह है, ये कहाँ पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर। अब आज का आप लोग 7वां प्रश्न देखिए। आज का 7वां क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है, कभी भारतीय जो दिग्गज स्पिनर है नाम उनका रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने अभी क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इन्होंने साथियों क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, यानी कि टेस्ट मैच, वनडे इंटरनेशनल और T20 से। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं दोस्तों लोग रविचंद्रन अश्विन के बारे में। तो ये जो रविचंद्रन अश्विन है, इन्होंने तीनों फॉर्मेटों में मिलाकर अभी तक 287 मैच खेले हैं और कितने विकेट लिए हैं, तो 765 विकेट। और रविचंद्रन अश्विन के बाद एक रिकॉर्ड भी हो चुका है, और ये भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। इनसे खाली साथियों एक ही गेंदबाज है जिनका नाम है अनिल कुंबले है, जिन्होंने अब अभी तक 953 विकेट लिए हैं। अब ये साथियों संन्यास से संबंधित क्वेश्चन है, तो कई दिनों से मैंने आपको संन्यास लिए गए खिलाड़ियों के नाम के बारे में नहीं बताया, तो एक बार मैं आज आपको सारे के सारे खिलाड़ियों के नाम के बारे में रिवीजन करा देता हूँ। याद करिए, सबसे पहले मैंने आपको सुनील छेत्री का नाम बताया था, जिनका संबंध फुटबॉल से था। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी थी। रोहन बोपन्ना भी संन्यास की ले लिया है, जो कि महान टेनिस खिलाड़ी हैं। अश्विनी पोनप्पा के नाम बताया था आपको, ये दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। विनेश फोगाट की बात करें तो इन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया था। PR श्रीजेश ने भी अभी भारतीय हॉकी टीम के जो महान गोलकीपर थे, इन्होंने संन्यास ले लिया था। शिखर धवन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय घरेलू क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो ने भी अभी संन्यास ले लिया है। रानी रामपाल की बात करें तो इनका संबंध हॉकी से है। और मैथ्यू वेड की बात करें तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, जो कि कहाँ के हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के। अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखें। आज का साथ आपको जो 8वां प्रश्न है, ये भी अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई गूगल इंडिया की जो कंट्री मैनेजर है, इनके रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया भी प्रीति लोवाना को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथ प्रीति लोवाना है, इनको भी गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। और प्रीति लोवाना की बात करें तो इनके पास प्रौद्योगिकी और वित्तीय दोनों क्षेत्र में 30 वर्ष से अधिक का नेतृत्व अनुभव है। पहले बात करते हैं हम लोग गूगल के बारे में, इसके बाद साथ में आपको इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट के बारे में बताऊंगा, जो कि अभी हाल ही के अंदर हुए हैं। याद करिए, मैंने आपको गूगल के बारे में अभी कुछ समय पहले भी पढ़ाया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 4 सितंबर 1998 को। मुख्यालय कहाँ इसका, तो कैलिफोर्निया USA के अंदर। और वर्तमान में इसके CEO कौन है, तो सुंदर पिचाई। अब एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये सारे के सारे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अपॉइंटमेंट है, जो कि हाल ही में हुए हैं। याद करिए, मैंने को UNO में भारत के स्थायी राजदूत बताए थे, जो कि कौन है वर्तमान है, तो P हैरिस। यूनिसेफ की भी नई प्रमुख कौन बनी थी, तो कैथरीन रसेल। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मैंने आपको नए अध्यक्ष बताए थे, इनका क्या नाम था, तो एलिसा डे एंद्रा माद्रोजो। इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है, यानी कि ICC, इसके भी अध्यक्ष कौन बन गए 1 दिसंबर से, तो अमित शाह के बेटे जय शाह। IMF की भी मैंने आपको महानिदेशक बताई थी, जो कि भी कौन बनी है फिर से, तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और WTO की बात करें, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी भारत के स्थायी राजदूत कौन है, तो सेंथिल पांडियन। और इसी के साथ दोस्तों वर्ल्ड बैंक के भी याद रखिएगा, कभी वर्ल्ड बैंक के 14वें नंबर के अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये हमारे डेविड मालपस की जगह मास्टर कार्ड के CEO अजयपाल सिंह बंगा बने थे। अब बढ़ते हम लोग आज के 9वें प्रश्न। आज का साथी आप लोगों से 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2024 का जो अवार्ड है, यह भी किसे दिया गया। तो अभी साथियों फीफा ने क्या है कि 2024 के फुटबॉल खिलाड़ी अवार्ड की घोषणा कर दी है कतर के दोहा के अंदर। और इसमें बेस्ट महिला खिलाड़ी का जो अवार्ड है, ये इस बार एटेना बोनमार्टी को मिला है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब एक बार हम लोग बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2024 की विनर की लिस्ट देख लेते हैं। तो इस साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नाम ही लिए, जैसे कि बेस्ट अगर आप लोगों से पूछे महिला खिलाड़ी का अवार्ड, तो ये एटेना बोनमार्टी को मिला है। बेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड पूछे तो विनीसियस जूनियर को मिला है।
वेस्ट मेंस कोच की बात करें तो कार्लो एसे लॉन्टी को मिला है। वेस्ट वुमेन्स कोच का अवार्ड किसे मिला है तो एमा हेल्स को। वेस्ट मेंस गोलकीपर का नाम याद रखना है, ये एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है। जबकि वेस्ट वुमेन्स गोलकीपर का अवार्ड किसे मिला है तो एलिसा नाहर को। ये कुछ साथी सिलेक्टिव नाम है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। ये सारे के सारे आप लोगों को याद रखना है। अब बढ़ते हम लोग आज के 10वें प्रश्न की ओर। आज का साथी को जो 10वां क्वेश्चन है ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है और पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी वायु सांस नेतृत्व के लिए जो जमशेदजी टाटा पुरस्कार है ये भी किसने जीता है। ये जीत लिया अभी किरण मजूमदार शो ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये जो दोस्तों किरण मजूमदार शो है ये वायुगण ग्रुप इंडिया की चेयरपर्सन है और इनको भी जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया है। अच्छा, इन्होंने को ये पुरस्कार दिया है किसने तो भारतीय सोसाइटी फॉर क्वालिटी के द्वारा। और ये सम्मान इनको मिला क्यों है तो इन्हें साथ ही भारत के वायु साइंस क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए मिला है। बात करते हैं हम लोग जमशेदजी टाटा पुरस्कार के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है ये भारतीय सोसाइटी फॉर क्वालिटी के द्वारा 2004 के अंदर की गई थी। और ये पुरस्कार टाटा समूह के जो संस्थापक है जमशेदजी टाटा इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि भी टाटा पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला जो पहला यूरोपीय देश है ये कौन सा बन गया है। और इसी के साथ ही मुझे आपको ये भी बताइएगा कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापार और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला ये ओवरऑल कौन सा देश बना है। अब हम जल्दी मिलेंगे कल सुबह 4:30 बजे जल्दी डेली करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।